हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कुमार श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ द्रौपदी देवी गीता देवी सरस्वती विद्या मंदिर में। आज हम लोग क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो था उसे कंटिन्यू करते हुए उसका जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण पढ़ रहे हैं। यह हमारा इस लेसन का दूसरा टॉपिक मतलब सेकेंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमें एक और टॉपिक पढ़ना है स्टाइकियोमेट्री। उसके बाद ये लेसन मेरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस लेसन को पढ़ते हुए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण इस मतलब पैराग्राफ को आपने अपने कक्षा 10 में पढ़ा है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, हम उसके बारे में आज जानकारी देंगे। आप लोग इस वीडियो को सिर्फ देखिए, इससे जो भी पॉइंट आपको लगे कि लिखने हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो मैं नोट्स हर डे मतलब भेज दिया करूँगा। यानी कि जो मैंने कल नोट्स भेजा था उसी नोट्स पर यह आधारित वीडियो है। यानी कि कल जो आपने नोट्स लिखा होगा उसी का ये आज का वीडियो है। तो नोट्स आप लिखे, फिर आप एक बार वीडियो देख लें, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। फिर आज आप उसके एक बार क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो हम आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। आपने पढ़ा था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसी प्रोसेस यानी वैसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अभिकारक पदार्थ अपक्रिया के बाद, वैसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से अभिकारक पदार्थ और अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनते हैं उन्हें उनके उल्लेख शब्दों में ना कर जब हम उन्हें क्या करते हैं, एक संकेत के रूप में लिखते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। फिर से बोल देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से अभिकारक और उनसे प्राप्त प्रतिफल यानी उत्पाद जिसको बोला जाता है को उनके शब्दों में उल्लेख ना करके जब उन्हें हम क्या करते हैं, संकेतों के माध्यम से लिखते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल। तो हम इसको क्या किए, एक शब्द के रूप में लिखे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है कि जब उसी शब्द को हम शब्द के रूप में ना लिखकर इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, अभिकारक, और इसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल। तो जब हम अभिकारक और प्रतिफल को उनके शब्दों में ना लिखकर संकेत सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2H2 + O2 = 2H2O, यह क्या होगा, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो रासायनिक समीकरण आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रासायनिक समीकरण क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला आणविक समीकरण, दूसरा आयनिक समीकरण। ठीक है, हम अब बात करते हैं आणविक समीकरण। आणविक कहने से आपको क्या पता चलता है, अणु। आणविक कहने से क्या पता चलता है, अणु। यानी कि
वैसा रासायनिक समीकरण जिसे हम अणुओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे हम आणविक समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसे हम अणुओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं उन्हें हम या आणविक सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे हम आणविक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। वैसा रासायनिक समीकरण जिसे हम आणविक सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उन्हें हम आणविक समीकरण कहते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल था 2H2 + O2 = 2H2O। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका एक प्रकार का आणविक समीकरण है। क्यों आणविक समीकरण है? क्योंकि इसको हमने अणुओं के माध्यम से प्रदर्शित किया है। हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, जल के 2 अणु। तो जब हम किसी चीज को अणुओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं यानी कि आणविक सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार के समीकरण को आणविक समीकरण कहते हैं। आई होप आपको आणविक समीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आयनिक समीकरण के बारे में। आयनिक कहने से क्या पता चलता है? आयन। आयनिक कहने से क्या पता चलता है? आयन। तो हम कहेंगे कि वह रासायनिक समीकरण या वैसा रासायनिक समीकरण जिसे हम आयनों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं उसे हम आयनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं। आयनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसे आयनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम आयनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर बात? अगर आपको समझ में आ गई हो तो बहुत बढ़िया। हम एग्जाम्पल वाले लेते हैं, एक आणविक और एक आयनिक गुण। जैसे एक एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, प्लस AgNO3 रिएक्शन चिन्ह है AgCl प्लस NaNO3। ये हमारा आणविक माध्यम से होगा क्योंकि अणुओं के द्वारा प्रदर्शित है। लेकिन जब इसे हम इस तरह से लिख देंगे Na प्लस Cl माइनस, आयन बैठा देंगे उसका चार्ज Ag प्लस NO3 माइनस रिएक्शन चिन्ह Ag प्लस Cl माइनस Na प्लस NO3 माइनस। तो यही क्या कहलाएगा? आयनिक समीकरण कहलाएगा। यानी कि जब हम उसे आयनों यानी कि चार्ज, आयन का मतलब क्या होता है? धन चार्ज। ठीक है, आवेश जिसको हम कहते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव, जब उसे हम आवेशों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आयनिक समीकरण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आयनिक समीकरण किसे कहते हैं और आणविक समीकरण किसे कहते हैं। कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। अब अगला हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व। देखिए, पहला महत्व, रासायनिक समीकरण के द्वारा हम अभिकारक और प्रतिफल को संकेतों को रूप में लिखते हैं जिसके कारण हमें कागज, समय सबकी बचत होती है। पहला इसका महत्व क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को हम संकेतों के माध्यम से लिखते हैं जिसके कारण हमारी कागज, समय दोनों की बचत होती है। तो इस कारण ये पहला महत्व है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का महत्व क्या होगा? तो पहला, रासायनिक अभिक्रिया और समय से हमें, रासायनिक अभिक्रिया के कारण हमें, उन्हें हम क्या करते हैं, जो भी समीकरण होते हैं उसे हम क्या करते हैं?
उसके अभिकारक और उत्पाद को किस तरह से संकेतों के रूप में लिखा जाता है, जिसके कारण हमारी कागज और समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, महत्व हो गया। दूसरा महत्व क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के समय के द्वारा हमें पदार्थ के आपेक्षिक द्रव्यमान का पता चलता है, यानी पदार्थ का कितना भाग हमारे समीकरण में लगा हुआ है इसका भी पता हमें चल जाता है। आपको मैंने जब लेसन 1 पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अभिक्रिया में कितना % कौन है यह जानने का तरीका। ठीक है, आपको शायद याद होगा हम जब पढ़ाए तो बताए थे कि 10 ग्राम जल लेंगे इतना ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, 10 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे इतना ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो कितना ग्राम जल बनेगा। तो एक प्रकार के द्रव्यमान के हमें पता चलता है। तो इससे के माध्यम से हमें क्या होता है, द्रव्यमान, अपेक्षित द्रव्यमान का पता चलता है। ठीक है, हम लोगों ने जो लेसन पढ़ लिया था उसमें बहुत सारे टॉपिक खत्म हो गए, मतलब बहुत सारे टॉपिक एग्जाम से हटा दिए गए हैं। इसी कारण हमने बहुत ऐसे टॉपिक पढ़े जो हमें पढ़ना ही नहीं था, डाल्टन उल्टन हो गया, इसीलिए हमें बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो अब हम लोग इसको कवर करते चलेंगे, ज़्यादा नहीं, अब 3-4 महीने का एक कोर्स बचा हुआ है क्योंकि सारा कोर्स खत्म कर दिया है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा, तो इसके द्वारा हमें अभिक्रिया का ऊष्मा के शोषण और ऊष्मा का निर्मुक्त होने का पता चलता है। इसके माध्यम से ऊष्मा शोषित होने का और ऊष्मा निर्मुक्त होने का भी पता चलता है। तो इसी के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है। ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी का अर्थ ऊष्मा उसमें शोषित हो रहा है और क्षेपी का अर्थ है ऊष्मा उससे निर्मुक्त हो रहा है। यानी रासायनिक समीकरण के माध्यम से हम यह भी पता कर सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ रासायनिक समीकरण संतुलित करने की 2 विधियाँ हैं। पहला अनुमान विधि, दूसरा आंशिक समीकरण विधि। तो इसको आप लोग से पढ़ लीजिएगा, नोट्स मैंने आपको वीडियो पर पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आज आपका वीडियो जाएगा, उसे आप देख लेंगे। कल फिर मैं आगे का नोट्स भेजूंगा, परसों मैं फिर उसका वीडियो भेजूंगा, यानी कि अल्टरनेट करके एक दिन नोट्स, एक दिन वीडियो, एक दिन नोट्स, एक दिन वीडियो जाएगा। आप उसे लिखें और आप उसे ध्यान से पढ़ें।